नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज उसके आगे की क्लास में हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से 30 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। कृपया इन्हें पढ़ें और अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से संबंधित जो भी कमियां हैं उनको दूर करें। क्वेश्चन नंबर 16। जनरल एनेस्थीसिया के दौरान उल्टी एवं फेफड़ों में एस्पिरेशन को रोकने के लिए क्या सावधानी रखी जाती है? आंसर: जनरल एनेस्थीसिया के दौरान मरीज को 6 से 8 घंटे पहले मुंह से कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उल्टी एवं पल्मोनरी एस्पिरेशन से बचाव होता है। अब यहाँ एक टर्म आया पल्मोनरी एस्पिरेशन। तो पल्मोनरी एस्पिरेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें भोजन या उल्टी सांस की नली में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक नर्सिंग का जनक किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं? आंसर: फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले मरीज को क्या समझाया जाता है? तो किसी भी नर्सिंग प्रक्रिया ऑपरेशन को करने से पहले मरीज को उसकी विधियों के बारे में बताया जाता है, जिससे मरीज सर्जरी के दौरान पूरा सहयोग दे एवं उसे किसी प्रकार की चिंता या बेचैनी ना हो। किन परिस्थितियों में मरीज को एनीमा नहीं देना चाहिए? तो इन परिस्थितियों में मरीज को एनीमा नहीं देना चाहिए: हार्ट अटैक, पीपीएच और आंत में कोई रुकावट हो तो व्यक्ति को एनीमा नहीं दिया जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई हो तो उसमें भी एनीमा नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रावीनस या आईवी इंजेक्शन देते समय एयर एम्बोलिज्म रोकने के लिए क्या प्रक्रिया करते हैं? इंट्रावीनस इंजेक्शन देते समय एयर एम्बोलिज्म रोकने के लिए ट्यूब तथा नीडल से हवा पूरी तरह बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, जब भी इंजेक्शन देते हैं तो इसीलिए उसकी जो एयर है वो पूरी बाहर निकली होनी चाहिए, नहीं तो उससे एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम कहते हैं एयर एम्बोलिज्म। नेक्स्ट, आईवी के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट देने पर फ्लोरेट कितना रखना चाहिए? इंट्रावीनस रूट से इलेक्ट्रोलाइट देते समय फ्लोरेट बहुत कम रखना चाहिए, क्योंकि इससे मरीज में कार्डियक अरेस्ट होता है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक से लिए गए हैं, जिनका नर्सिंग सब्जेक्ट बहुत वीक है, और ये सभी क्वेश्चंस आने वाली सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें, और जिस किसी भी स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ चाहिए हो वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9450783554। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईवी थेरेपी देते समय ड्रिप को पूरी तरह खाली क्यों नहीं करते हैं? आंसर: ड्रिप को पूरी तरह खाली इसलिए नहीं करते क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में हवा के बुलबुले जाकर एयर एम्बोलिज्म कर सकते हैं। ब्लड चढ़ाने के पहले तथा बाद में 0.9% NS क्यों देते हैं? आंसर: आरबीसी का हीमोलिसिस रोकने के लिए 0.9% NS ब्लड चढ़ाने के पहले तथा चढ़ाने के बाद देते हैं। हीमोलिसिस मीन्स होता है आरबीसी का टूटना। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर: फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का जनक कहते हैं। इनका जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। नेक्स्ट, एक नर्स में क्या क्या लक्षण होने चाहिए? एक नर्स को संवेदनशील, शांतिप्रिय, ईमानदार और अपने काम में दक्ष होना चाहिए। नर्सिंग किस प्रकार का विषय है? नर्सिंग एक कला, विज्ञान तथा व्यावसायिक विषय है। एक सामान्य रूप से एनीमा देते समय कितना विलयन दिया जाता है? उत्तर है, एक सामान्य वयस्क में कम से कम 250 to 500 ml एनीमा दिया जाता है। हाई फॉलर्स स्थिति में पलंग का सिर वाला हिस्सा कितने कोण पर उठा होना चाहिए? तो हाई फॉलर्स स्थिति में सिर वाला हिस्सा 80 से 90 डिग्री उठा होना चाहिए। इस प्रकार से ये 90 डिग्री तक उठा दिया जाता है। नेक्स्ट, एनीमा देते समय रेक्टल ट्यूब के आगे वाले हिस्से को टिप से कितने इंच तक लुब्रिकेट करना चाहिए? 2 से 4 इंच तक लुब्रिकेट करना चाहिए। मूत्र त्याग, डिफिकल्टी इन यूरिन
यूरिनेशन में पेन होना क्या कहलाता है? तो डिफिकल्टी इन यूरिनेशन इज कॉल्ड डायस्यूरिया। थर्मामीटर का प्रयोग करने के बाद उसे किस प्रकार डिसइंफेक्ट करते हैं? आंसर, मरीज के तापमान का पता करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद थर्मामीटर को 1:20 सेवलॉन से डिसइंफेक्ट करते हैं। IM इंजेक्शन कितने अंश के कोण पर लगाया जाता है? आंसर, 90 डिग्री। रिलैप्सिंग फीवर या पुनरावर्ती बुखार किसे कहते हैं? ऐसा बुखार जिसमें 1-2 दिन छोड़कर व्यक्ति को फिर से बुखार आता है उसे रिलैप्सिंग फीवर या पुनरावृत्ति बुखार कहते हैं। स्विंगिंग फीवर किसे कहते हैं? ऐसा बुखार जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच अंतर अधिक होता है उसे स्विंगिंग फीवर कहते हैं। RL किस प्रकार का द्रव है? RL आइसोटोनिक द्रव है। सबकुटेनियस इंजेक्शन कितने अंश के कोण पर लगाया जाता है? 45 डिग्री के एंगल पर सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। SC। आइसोटोनिक द्रव क्या होता है? ऐसे द्रव जिनकी कंसेंट्रेशन ब्लड सेल के कंसेंट्रेशन के बिल्कुल बराबर हो उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक द्रव कहते हैं। RL + D 5% किस प्रकार का द्रव है? RL + D 5% एक हाइपरटोनिक द्रव है। इट मीन्स क्या है कि इसका जो कंसेंट्रेशन है वो ब्लड सेल के कंसेंट्रेशन के से ज़्यादा है, इसलिए इसको हाइपरटोनिक कहते हैं। बगल वाली जगह है, इसका मतलब है एक्जिला से थर्मामीटर से तापमान रीडिंग कब सही नहीं आती? जब रीडिंग लेते समय उस पर नमी हो तो थर्मामीटर से तापमान नहीं मापना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में रीडिंग सही नहीं आती है। एनोरेक्जिया का क्या अर्थ होता है? भूख कम लगने को एनोरेक्जिया कहते हैं। बाएं अंग की पट्टी बांधते समय पट्टी का सिरा किस हाथ में रखना चाहिए? बाएं अंग की पट्टी बांधते समय पट्टी का सिरा दाएं हाथ में रखें तथा दाएं भाग की पट्टी बांधते समय बाएं हाथ में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राडर्मल आईडी इंजेक्शन कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? आंसर, इंट्राडर्मल इंजेक्शन 15 डिग्री या 15 अंश के कोण पर लगाया जाता है। नर्सिंग को व्यवसाय क्यों माना जाता है? नर्सिंग को व्यवसाय इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें व्यवसाय के सभी तत्व मौजूद होते हैं। नर्सिंग को एक पेशा और व्यवसाय दोनों माना जाता है। इसमें विशेष ज्ञान, प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्ज से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? आंसर, कब्ज से बचने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में रेशेदार पदार्थ, जिसको हम कहते हैं रफेज, लेना चाहिए तथा व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में 2 से 3 लीटर तरल ग्रहण करना चाहिए। भोजन निगलने में परेशानी होने को क्या कहते हैं? भोजन निगलने में परेशानी होने को कहते हैं डिस्फेसिया। आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का आमाशय से मुंह में आना क्या कहलाता है? तो आप जब आमाशय में निगला हुआ भोजन वापस मुंह में आता है तो उसे रिगरगिटेशन कहते हैं। कुल मिलाकर के होता क्या है कि जैसे किसी ने खाना खाया और खाने के बाद कभी कभी खट्टी डकार के साथ साथ ये खाना मुंह में आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिगरगिटेशन। थर्मामीटर में कितने भाग होते हैं? तो थर्मामीटर में 2 भाग होते हैं। एक तो होता है नॉब और दूसरी होती है उसमें जो बल्ब होता है जिसमें कि पारा भरा होता है। तो 2 भाग इसके होते हैं थर्मामीटर के। एपिकल पल्स को सुनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एपिकल पल्स को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप की आवश्यकता होती है।